ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा कि जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं शफ़ात टाइम्स। मैं हूँ मोहम्मद शफ़ात अली। अगर आपने अभी अभी हमारे इस चैनल को ज्वाइन किया है तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ वीडियो को आपने लाइक भी करना है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। नाज़रीन किराम, आज जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आपने सहाफ़त के मैदान में अपनी बेइंतहा मेहनत, लगन और जद्दोजहद से अपनी एक पहचान बनाई। आप मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स और अखबारात से भी मुंसलिक रहे। इस वक्त आप जामिया कराची के शोबा अबलाग आम्मा में उस्ताद के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जनाब सर आबिद हुसैन साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया सर कि आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप जो है तशरीफ़ लाए। मुझे फ़ख्र है सर कि मैं आपका शागिर्द हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और ख़ुशी है कि आज आप मेरे पॉडकास्ट में मौजूद हैं। सर, इब्तिदा करेंगे आपकी बचपन से, कुछ बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। बचपन कैसा था सर आपका? शाय थे, शरारती से थे, इंट्रोवर्ट थे या एक्सट्रोवर्ट थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफ़ात, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको देखकर हमें एक तवानाई मिलती है कि अल्लाह ताला ने आपको जो हिम्मत, तौफ़ीक और जुर्रत दी है और आप जिस तरीके से एक नॉर्मल उसको लाइफ को लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है और पुरअज़्म बात है। और उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो किसी भी वजह से किसी उसका शिकार हो जाएं, किसी स्पेशल उसमें आ जाएं कैटेगरी में, तो आपने कभी उसको आड़े नहीं आने दिया अपनी उस तकलीफ़ को। और अपनी तकलीफ़ पर भी मैंने आपको देखा है कि आपने मुस्कुराकर उसका मुकाबला किया और हाल ही में आप एक बड़े ऑपरेशन के उससे भी गुजरे। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं और साथ साथ अपना ये जो आपका शौक़ है इसको भी पूरा कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, जहाँ तक आपने पूछा है बचपन का, तो पता नहीं क्या बात है कि बचपन की बहुत सारी बातें तो मैं भूल गया हूँ या सब लोग भूल जाते हैं या सब लोगों को जितनी याद होती हैं उतनी मुझे भी याद हैं। तो बचपन सबका मेरे ख्याल से तकरीबन एक सा ही होता है। सही। और वो चूँकि एक ऐसी अल्लाह ताला ने एक ऐसा फेज़ रखा है कि जिसमें सब बच्चों की जो ग्रोथ होती है, जब वो बढ़ते हैं एक एज के साथ साथ उनमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। मुझे अपने बड़ों से जो पता चला वो तो यही पता चला कि मैं कोई बहुत ज़्यादा शरारती नहीं था। अच्छा। और मैंने कोई ऐसी ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं की, कोई बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं की। और शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि घर में चूँकि सबसे छोटा था भाई बहनों में, अच्छा। तो मैं वैसे ही थोड़ा ज़्यादा लाडला था, तो सारे बहन भाई गोद में भी ले लेते थे और मेरी फरमाइशें पूरी कर देते थे। तो शायद इसलिए मुझे ज़्यादा कोई अपने नखरे दिखाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि बड़े बहन भाई सारे मेरे नखरे पूरे कर देते थे। सही। तो इसलिए मैं शायद मेरा बचपन कुछ पुरसुकून गुजरा है जो मैं कह सकता हूँ। सही। तो आपको अपनी बचपन की कोई ऐसी शरारत याद हो, जैसे आपने बताया कि आप इतने शरारती नहीं थे, लेकिन कोई भी एक ऐसी शरारत जो अगर आप अभी इस वक्त सोचते हैं, आप उसको याद करते हैं तो मुस्कुराहट आ जाती हो चेहरे पर? ऐसा सच मुझे शरारत तो वाकई में कोई याद नहीं है और ना कभी मुझसे जो बड़े लोग हैं घर में, बहन भाई या वालदा और वालिद का तो इंतकाल हो गया, या जब वो हयात थे तो उन्होंने भी कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन ये कि मेरे अंदर जो एक जिसे मैं कहूँगा कि तजस्सुस जो है वो बहुत पहले से बचपन से रहा है। सही। और शायद वो और बच्चों में भी होता होगा, लेकिन मुझ में भी कुछ ज़्यादा ही था शायद। तो मैं क्या करता था कि वो घर की जो चीज़ें थीं उनको खोल देता था। अच्छा। और मैंने जो है वो घर की कई चीज़ें जो हैं वो कबाड़ में तब्दील कर दी। और बड़े भाई अगर कोई अच्छी सी टॉर्च लाए हैं अपने शौक़ पूरा करने के लिए, तो वो जब अगर कहीं स्कूल चले गए तो मैंने पता चला कि वो टॉर्च को खोल दिया, उसका बल्ब निकाल लिया और उस बल्ब में तार लपेट के उसको अलग से सेल से जलाने की कोशिश की कि ये अलग से क्यों नहीं जल रही है, और अगर जल गई तो खुश हुआ। तो इस तरह मैंने कुछ कबाड़ किए हैं कि अपने
अब्बू के रेडियो को खोल दिया, कभी कभी टॉर्च को खोल दिया। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों में कुछ मेरा ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो वो मैं ज़रूर करता रहा हूँ। बाकी जो एक रूटीन के जो बचपन के खेल हैं कि हॉकी भी खेली, उस दौर में जो हमारे साइज़ की हॉकी होती थी वो अब्बा जी ने ला दी थी, वो खेलते थे। फुटबॉल के दौर में जब फुटबॉल का शौक़ हुआ तो फुटबॉल भी खेल लिया, कभी क्रिकेट भी खेली। और हमारे दौर में एक जो गली मोहल्ले का एक खेल था गिल्ली डंडा, बिल्कुल तो बिल्कुल वो भी खेला, क्योंकि पहले मैदान होते थे, अब तो मैदान ही नहीं रहे। बिल्कुल तो ऐसा ही हम है। अपने इलाके में जो है वो जो हमारी गली के सामने एक मैदान था, वहाँ जाके जो है वो गिल्ली डंडा भी खेलते थे। और बारिश के बाद जो है वो एक लाल रंग की एक बिलबोटी जिसे कहते थे, वो नमूदार हो जाती थी ज़मीन पर, तो जाकर वो हम माचिस की डिबिया में भर भर के लाते क्या थे बात है। और फिर वो भी उससे एंजॉय करते थे। तो ये सारी चीज़ें की हैं वक्त के साथ साथ। क्या बात है भाई, क्या बात है। यानी बचपन आपका माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गुजरा है। अच्छा सर, हम बचपन से लेकर ज़रा सफ़र तय करें आपके शोबे सहाफ़त तक का, तो बचपन से जो शोबे सहाफ़त तक का जो सफ़र है, इस पे ज़रा रोशनी डालें। अच्छा देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि शायद मैं इस फील्ड में इसलिए आ गया या कुछ कुदरत की तरफ से हुआ कि मैंने तो जैसे सब बच्चे इस दौर में होता है ना, जो एक ट्रेंड था कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो मुझे भी शौक़ था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, क्योंकि वालिद साहब भी डॉक्टर थे। तो मुझे भी डॉक्टर का शौक़ था कि मरीज़ आते हैं, उनको स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, तो हम भी उनका जब क्लिनिक बंद होता था तो स्टेथोस्कोप उठा के, और हम जैसे खेलते हैं बच्चे सारे, तो हम ओरिजिनल जो असल स्टेथोस्कोप है उससे खेलते थे, तो हमें ये आसानी थी। तो बहरहाल वो जो शौक़ था वो परवान चढ़ा और मैंने प्री मेडिकल में दाखिला लिया कॉलेज लाइफ के जो FSC के था, लेकिन बदकिस्मती से परसेंटेज नहीं आई, तो फिर BSc किया। लेकिन ये जो सहाफ़त में आने का जो एक बना, जो रास्ता बना, वो शायद ये था कि हमारे घर में शुरू से कई अखबारात आते थे। सही। तो जो स्कूल लाइफ से मैं अखबारात बहुत डिटेल से पढ़ता था। यानी हमारे यहाँ जंग और उस दौर में जो है वो एक अमन अखबार जो था वो बड़ा मकबूल था, वो आता था, हुर्रियत अखबार आता था, और अंग्रेज़ी अखबार में डॉन आता था। तो ये 4 अखबार तो हमारे यहाँ लाजमी आते थे। तो वो चूँकि हमारे अब्बा जी को भी शौक़ था, वो सियासत से भी कुछ मुंसलिक थे, समाजी कारकुन भी थे, तो ये अखबारात पढ़ा करते थे। तो 1-2 अखबार तो हम ख़रीदते थे और बाकी 2 अखबार हमारे यहाँ फ्री में आ जाते थे। वो एक गली में हमारे अब्बा जी के दोस्त थे, तो उनके वो चूँकि अखबार के दफ्तर में मुलाजिम थे, तो उनको हुर्रियत और डॉन अखबार फ्री मिलता था, तो वो हमें भी दे जाते थे पढ़ने के बाद, तो हमें इस तरह फ्री मिल जाता था। तो वो अखबार पढ़ने का शौक़, और फिर वो स्कूल लाइफ में चूँकि जामिया मिलिया स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, तो वहाँ पे वॉलपेपर हुआ करता था। तो वॉलपेपर जो है वो उस पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तहरीरें उन्हीं के अपने हाथ से लिखे हुए मार्कर से या खूबसूरत किसी कट कलम से वो हम लिख कर लगाया करते थे। वो शौक़ थोड़ा सा परवान चढ़ता रहा। फिर जब कॉलेज लाइफ में आए गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज में, तो वहाँ मुझे जो है वो हमारे जो एक उस्ताद मोहतरम हैं, बहुत ही जिनकी बड़ी करम नवाजियाँ हैं मुझ पर, प्रोफेसर सैयद शकील अहमद साहब, वो मुझे जो है वो उनके पास ले गए, प्रोफेसर मुस्लिम सज्जाद साहब के पास, और उन्होंने जो है वो कॉलेज मैगज़ीन में मेरा नाम लिखवा दिया। तो उसमें भी हमने फिर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक अपने दौर का शानदार मैगज़ीन हमने निकाला कुछ दोस्तों ने मिलकर, जो सुपीरियर साइंस कॉलेज की तारीख़ में यादगार मैगज़ीन है। तो वो शौक़ मज़ीद परवान चढ़ गया। अखबारात में इसी तरह मुसलसल पढ़ ही रहा था। फिर जब मैं BSc में गया कॉलेज में, तो वहाँ जामिया मिलिया कॉलेज में भी एक मैगज़ीन आया करता था ज़िंदगी के नाम से। तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जैदी साहब, तो उनके पास मैं गया तो उन्होंने भी मुझे मैगज़ीन एडिटर के तौर पे ले लिया साबिका तजर्बे को देखते हुए। तो ये एक बैकग्राउंड आहिस्ता आहिस्ता बन रहा था। सही। तो जब मैंने देखा कि अब साइंस सब्जेक्ट्स जो है वो मुझसे शायद अब मैं उनसे नाराज़ हूँ या वो मुझसे नाराज़ हैं, परसेंटेज नहीं आ रही, सही। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया, और ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था कि मैं जो है वो इस तरफ आ जाऊँ सहाफ़त की तरफ, क्योंकि इसमें मुझे प्रोफेसर मुस्लिम सज्जाद साहब, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, तो वो उन्होंने जब मैंने उनसे मशवरा किया BSc के बाद कि सर कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे हैं, तो मैंने जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में केमिस्ट्री और बॉटनी और ज़ूलॉजी और मास कम्युनिकेशन जो है वो चौथे नंबर पे मैंने ऑप्शन में रखा है। तो अब जब एडमिशन लिस्ट आएगी तो मुझे क्या करना चाहिए, किस में नाम आए तो मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए।
तो प्रोफेसर मुस्लिम सज्जाद साहब ने कहा कि भाई आपका जो मैं देखता हूँ मैगज़ीन के लिए एफर्ट देखता हूँ, उस लिहाज से तो आपको जो है वो इसमें आ जाना चाहिए जर्नलिज़म की तरफ। सही। तो फिर जो हमारे सुपीरियर कॉलेज के उस्ताद थे, शोबे हयातियात के, वो सरबराह भी रहे, तो उनकी वजह से फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैंने फिर जब ये फॉर्म में मेरा नाम आ गया 2-3 जगह पर, तो मैंने जो फ़ीस जमा कराई वो शोबे अबलाग आम्मा में कराई। और उसमें प्रोफेसर मुस्लिम सज्जाद साहब ने उस वक्त इस डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन थे प्रोफेसर ज़करिया साजिद साहब मरहूम, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उनसे उन्होंने मेरी वजह से डायरेक्ट बात की बराह रास्त, और प्रोफेसर डॉक्टर निसार ज़ुबैरी साहब से बात की। वो सब इनके हल्का अहबाब में शामिल थे कि भाई मैं अपना एक स्टूडेंट आपको भेज रहा हूँ, ये वैसे तो साइंस के स्टूडेंट हैं लेकिन इनका मैगज़ीन की तरफ बहुत रुझान है लिखने लिखाने का, तो ये तो मेरे ख्याल से इनको साइंस की बजाय इनको अब ये वाले शोबे में आ जाना चाहिए मास्टर्स के लिए। तो डॉक्टर निसार ज़ुबैरी साहब ने भी बहुत अप्रिशिएट किया और ज़करिया साजिद साहब ने भी किया, और इस तरह मेरा जो एडमिशन है यहाँ कंफर्म हो गया और फिर मैंने यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। और यहाँ अभी मैं एमए प्रीवियस में ही था कि मुझे एक इश्तहार जो है वो छोटा सा जंग अखबार में छपा, 3 लाइन का क्लासिफाइड टाइप का इश्तहार था कि एक बड़े इशाअती इदारे को ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। अच्छा। PO बॉक्स नंबर 786 पर रब्ता करें। सही। तो मैंने वो वैसे ही ड्यूरिंग स्टडीज़, जब मैंने आपको बताया ना अखबार बहुत गौर से पढ़ता था, और इतना गौर से पढ़ता था कि इश्तहार भी पढ़ता था। सही। 3 लाइन का इश्तहार ही मेरी नज़र से बचता नहीं था। क्या बात तो है। मैंने वो एप्लीकेशन भेज दिए, तो और इस नीयत से भेजी कि चलो इस तरह मेरा कोई तजर्बा हो जाएगा इंटरव्यू देने का। तो वहाँ से जब वो टेलीग्राम आया, पहले टेलीग्राम आया करता था कॉल लेटर के तौर पे, बिल्कुल। तो ज़ाहिर है एक ज़रा पुराना दौर था, ये मैं बात कर रहा हूँ 89 की, तो 1989। तो जब वो टेलीग्राम आया तो उस पर लिखा हुआ था कि जंग बिल्डिंग का एड्रेस था कि यहाँ पर आपको टेस्ट के लिए आना है। उसमें भी एक अजीब इत्तेफाक हुआ कि जो तारीख उस पर दर्ज थी वो टेलीग्राम एक दिन ताख़ीर से मिला, यानी जो जिस तारीख को मुझे बुलाया गया 30 मई को या 29 मई को, तो वो टेलीग्राम मुझे अगले रोज़ मिला। सही। तो अब होना तो ये चाहिए था कि शायद कोई और होता था, कहता अब तो डेट निकल गई, मैं क्यों जाऊँ, मुझे तो ताख़ीर से मिला। लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा जो था वो इतना हो चुका था कि मैं उस टेलीग्राम को लेके अगले दिन ही जो है वहाँ जंग दफ्तर पहुँच गया खुद अकेला, और जाकर मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि भाई मुझे तो ये टेलीग्राम देर से मिला, मुझे मौका दिया जाए इसका टेस्ट में अपियर होने का। तो उन्होंने फ़ौरन ऊपर जो है वो उसके एडमिन इंचार्ज उस वक्त हुआ करते थे, अब तो बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं, सुलेमान साहब डायरेक्टर एडमिन थे उस वक्त, मैनेजर एडमिन। तो उन्होंने उनसे बात की कि जी इस तरह एक साहब आए और एक बच्चा आया है नौजवान और ये कह रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हमारे तो अभी टेस्ट चल रहे हैं, कई दिन तक चलेंगे, तो इस बैच में उनको आप आज के ग्रुप में बिठा लें टेस्ट में। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और मैं न्यूज़ रूम चला गया ऊपर। वहाँ मेरा टेस्ट हुआ, डिप्टी एडिटर उस वक्त हुआ करते थे यूनिस रियाज साहब, तो उन्होंने वो टेस्ट लिया। एक अंग्रेज़ी 2 अंग्रेज़ी ख़बरें मुझे ट्रांसलेशन के लिए दी, डॉन अखबार से दायरा बना दिया कि इनकी ट्रांसलेशन करें। तो वो ट्रांसलेशन जब मैंने की तो वो उनको बहुत पसंद आई, और वो कुछ इंटरनेशनल ख़बरें थीं AFP और राइटर की, तो वो ख़बरें उनको पसंद आई, और तहरीर भी कुछ बेहतर थी, साफ खुशखती थी। तो जो मैंने बताया ना वॉलपेपर में हम लिखा करते थे मार्कर से और कट कलम से, तो शायद उसकी वजह से कुछ बेहतर, और तख्ती लिखी थी अपने दौर में, तो वो तहरीर भी उनको पसंद आ गई साफ़ सुथरी, और ट्रांसलेशन भी पसंद आ गई। तो उन्होंने मुझे बराह रास्त ऑफ़र कर दी वो ख़बर चेक करते हुए उसी रोज़ कि आप क्या काम जॉब करना चाहते हैं, सीरियस हैं। मैंने कहा जी मैं आया इसीलिए हूँ। तो कहने लगे कि आप क्या करते हैं, मैंने बताया मैं पढ़ रहा हूँ अभी। तो उन्होंने फ़ौरन फिर मेरी फ़ाइल वापस करते हुए कहा जो मैं लेके गया था अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कहेंगे नहीं फिर हम आपको नहीं ले सकते। मैंने क्यों सर? कहेंगे नहीं अभी आप पढ़ रहे हैं, फिर आपकी पढ़ाई मुतासिर होगी। मैंने सर वो मैं मैनेज कर लूँगा। कह रहे नहीं कैसे मैनेज करोगे मुझे बताओ, इसलिए कि तुम्हारे पास। फिर उन्होंने अगला सवाल किया कन्वेंस है? मैंने कहा नहीं। कहेंगे मोटरसाइकिल चलाते हो? मैंने कहा नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं चलाई, मैं BSc कर चुका था और मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती थी। अच्छा। तो कहने लगे कि फिर तुम कैसे आओगे, मेरे पास तो यहाँ पे छुट्टी होती है रात को 2:30 बजे, हमें जो ट्रांसलेटर चाहिए वो नाइट शिफ्ट के लिए चाहिए, तो तुम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा सर आप मुझे मौका दें, आपको टाइमिंग के हवाले से और काम के हवाले से इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं आएगी। कह रहे अच्छा फिर हम तुम्हें ट्रायल पे रखते हैं, 3-4 दिन देखते हैं तुम कैसे मैनेज करते हो। मैंने कहा ठीक है रख के देख लें। तो उन्होंने मुझे कह दिया कि ठीक है कल से आप आ जाएं, इन टाइमिंग में आ जाएं। तो मैं चला गया अगले दिन यूनिवर्सिटी से फ्री होकर, मैं यूनिवर्सिटी के पॉइंट से डायरेक्ट फिर IIH चंडीगढ़ रोड चला गया जंग के दफ्तर।
तो उन्होंने मुझे जब 3-4 दिन मुझसे काम लिया तो उनको पसंद आ गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप खुद मैनेज कर रहे हैं, जो मुश्किल आपको होती है तो आपको हम ऑफ़र कर रहे हैं कि आप एज ए मुतरज्जिम आप आ जाएं। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप रात को कैसे गए, रात को 2:30 बजे? तो मैंने कहा सर वो 2:30 बजे तो मैं नहीं गया, मैं दफ्तर बंद होने के बाद IIT चंडीगढ़ रोड के जो फुटपाथ है उस पर जाकर बैठ गया था। अल्लाह। और सुबह 5:30 बजे एक बस आती है जो KPT के मज़दूरों को लेकर टावर से, तो वो बस जो है वो अखबार के कुछ लोग जो हैं डॉन से बैठते हैं शाइन कॉम्प्लेक्स से, तो वो भी वहीं आ जाते हैं, या मैं कभी वहाँ चला जाता हूँ शाइन कॉम्प्लेक्स, या वो वॉक करते हुए जंग आ जाते हैं। तो हम 3-4 लोग एक साथ उस बस में बैठ जाते हैं। और वो बस चूँकि हमारे इलाके में जाती है, मलिर खोखरा पार के सारे मज़दूर होते हैं, तो मैं सुबह जो है वो 6 बजे घर पहुँच जाता हूँ। तो कहेंगे अच्छा फिर 6 बजे घर पहुँचते हो, फिर क्या करते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो? मैंने कहा जी जाता हूँ। कह रहे हैं फिर वो तुम कैसे नींद पूरी करते हो? मैंने कहा नहीं, बस 1 घंटा सोता हूँ 7 बजे तक, और फिर तैयारी करके 7:45 बजे के पॉइंट से मैं यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ। तो बड़े हैरान भी हुए और जज्बा देख के खुश भी हुए। फिर उन्होंने मुझे लेटर दे दिया और मेरा इस तरह अपॉइंटमेंट हो गया। क्या बात है सर, क्या ये बात है। वो जो आपकी स्टूडेंट लाइफ से जो एक मेहनत करने की जो एक लगन, वो जो जज्बा है ना, वो अब भी माशाल्लाह से आपके अंदर बरकरार है, और वो चीज़ नज़र भी आती है, झलकती भी है। सर, सहाफ़ती आपका जो करियर है उसमें किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? जैसे एक तो आपने बताया कि आप ने जब इब्तिदा की तो आप रात जो है वो सड़कों पे गुजारी, दफ्तर के बाहर भी आपने जो है ना गुजारी है। इसके अलावा आप ज़रा बताएं। अच्छा देखिए, जब ये सिलसिला चलना शुरू हुआ, फिर 6 महीने गुजर गए या साल गुजरा, तो फिर ये हुआ कि मैंने इस दौरान मोटरसाइकिल चलाना सीख ली। और जंग अखबार से जब मुझे पहला बोनस मिला तो मैंने उस बोनस से एक पुरानी मोटरसाइकिल ख़रीद ली और उसमें कुछ पैसे और डालकर, और इस तरह मैंने मोटरसाइकिल पे आना जाना शुरू कर दिया। अच्छा, जो मुश्किलात होती हैं एक जर्नलिस्ट को, वो होती हैं उनके औकात कार की वजह से, क्योंकि रात को देर से छुट्टी होना और फिर उसको सुबह उसको दिन को मैनेज करना, क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ भी रहा था। मेरा ज़ाहिर पूरा 1.5 साल बाकी था मास्टर्स का, तो उसमें मैंने कोई ब्रेक शुक्र है नहीं आने दिया और कंटिन्यू में पढ़ता भी रहा और पेपर भी देता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स भी मेरे अच्छे आते रहे। टीचर्स ने भी बहुत ताउन किया इस सारे अरसे के दौरान, और बहुत अप्रिशिएट भी किया प्रोफेसर ज़किया साजिद साहब ने, जब उन्हें पता चला कि मैं जॉब भी साथ साथ कर रहा हूँ जंग में। और डॉक्टर निसार ज़ुबैरी साहब ने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि ये तो अच्छी बात है कि आपको बराह रास्त जंग में जॉब मिल गई। मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक और वाक़या बता दूँ कि जंग की जॉब से ज़रा पहले जब हमारी क्लासेस शुरू हुई MA प्रीवियस की, तो एक रोज़ प्रोफेसर डॉक्टर निसार ज़ुबैरी साहब जब कुछ थ्योरी की क्लासेस हो चुकी कि ख़बर कैसे बनती है और वगैरह वगैरह, जैसे हम आपको प्रैक्टिस कराते रहे, बिल्कुल। फिर उन्होंने हम स्टूडेंट्स को जो है वो एक ख़बर बनाने के लिए दी, और वो ख़बर उन्होंने उसके जो 5 Ws थे वो कुछ इस तरह दिए कि जैसे हमने फ़र्ज़ करना है कि किसी इलाके में हैज़े की वबा फैल गई है और हैज़े की वबा के ऊपर आपको एक ख़बर बनानी है। तो मैंने वो जो ख़बर बनाई तो उस ख़बर में सनसनीखेज़ी कुछ ज़्यादा मैंने डाल दी। सही। तो मैं चाह रहा था कि मेरी ख़बर सर को पसंद आ जाए। बिल्कुल। तो सर ने जब वो ख़बर पढ़ी निसार ज़ुबैरी साहब ने, तो कहते हैं ना उस्ताद का बाज़ औक़ात एक जुमला जो है वो आपके लिए लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी जब उन्होंने ख़बर देखी तो मुझसे कहने लगे कि उनका एक अपना एक स्टाइल था, कहेंगे अरे भाई आपने जो है ये ख़बर में सनसनी बहुत फैला दी। तो मैंने कहा सर वो कैरियर भी तो शाम के अखबार से शुरू होता है, तो शाम के अखबार में तो सनसनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा इशारा था, जो शाम के अखबारात उस वक्त बड़े मकबूल थे, कौमी अखबार वगैरह, इवनिंग स्पेशल, तो कहने उस पर डॉक्टर निसार ज़ुबैरी साहब ने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि हम आपको शाम के अखबार के लिए तैयार नहीं कर रहे। तो ये एक किस्म की मेरे लिए दुआ थी, वो यानी तंबीह के साथ साथ एक दुआ थी कि मैं अपना माइंड सेट चेंज करूं कि मैं शाम के अखबार के लिए यहाँ तैयार नहीं किया जा रहा हूँ, यानी कि मुझे एक सुबह के किसी सोबर अखबार में जाना है। तो वो दुआ ऐसी काम आई कि वो अगले ही महीने जो मैंने आपको पूरा वाक़या बताया कि मेरा जंग में अपॉइंटमेंट हो गया। तो आज भी मैं बड़े फ़ख्र से उस वाक़े को याद करता हूँ कि वो जुमला नहीं था, वो तंबीह नहीं थी, बल्कि वो एक दुआ थी जो कबूल हुई। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। सही। सर, जैसे आपने माशाल्लाह से अखबार में भी काम किया और
टीवी चैनल से भी आप जो है न्यूज़ वन टीवी और डॉन में। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज का जो इस वक्त का जो दौर है वो डिजिटल मीडिया जो है अपने उरूज पे है जी। और इस वक्त जो है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें या प्रिंट मीडिया की बात करें तो वो डाउन से डाउन होता जा रहा है। तो आप अगले 5 से 10 सालों में कहाँ देख रहे हैं इन दोनों? अच्छा देखिए, मैं इस सिलसिले में थोड़ी सी एक अपनी मुख्तलिफ राय रखता हूँ, और वो राय मेरी अपनी ज़ाती इस तरह है कि उसमें बहुत सारा हिस्सा जो है उस राय में शामिल है हमारे जो जंग के ग्रुप एडिटर थे, सीनियर सहाफ़ी नहायत काबिल एहतराम मोहतरम महमूद शाम साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम जंग में थे और ये प्राइवेट टीवी चैनल्स आना शुरू हुए और ख़ास तौर पर जब जियो आया तो एक ज़ाहिर एक जियो ने आके तहलका मचा दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में। उससे पहले जो 2-3 छोटे चैनल्स काम कर रहे थे, बिज़नेस प्लस या कुछ और, तो उनकी वो बात अभी नहीं थी। जो जियो ने आकर, ज़ाहिर है जियो बहुत बड़ा ग्रुप था एक। तो मैं चूँकि रिपोर्टर था तो अब हो ये रहा था कि जियो पर एक ख़बर चल रही थी, यानी रोज़ाना ही चलती थी, ब्रेकिंग न्यूज़, और नया चैनल था तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ का एक रेशो भी ज़्यादा था। बिल्कुल। तो हम अपने आप को जो रिपोर्टर्स, प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स से जो पहले अपने आप को बड़े तुर्रम खान समझते थे जंग में, तो हमें ये महसूस हुआ कि अब सारी खबरें तो जियो में पहले ही आ जाती हैं। बिल्कुल। तो हम क्या दें फिर और किस तरह दें? तो ज़ाहिर है यहाँ पे हमें एक रहनुमाई की ज़रूरत थी। बिल्कुल। तो मैं उठकर जो है महमूद शाम साहब के पास चला गया। मैंने कहा सर ये अब आप ये बताइए कि ये फ़लाँ ख़बर जो हमें देनी थी ये अभी थोड़ी देर पहले जियो पे चल रही है, तो अब हम अगर इसको प्रिंट मीडिया के लिए देंगे तो अब मैं इसमें क्या ऐसी बात करूं कि जो हमारा रीडर भी इस खबर को पढ़ने पर मजबूर हो। तो शाम साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए ये तो अब दौड़ चलती रहेगी, कभी चैनल आगे होगा, कभी अखबार आगे होगा। अब आप लोगों का काम ये है जो प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स हैं कि वो टीवी चैनल्स की ख़बर को फॉलोअप करने के बजाय आप अपनी कोई दूसरी खबर ऐसी निकालें कि टीवी चैनल आपको फॉलो करे। यानी वो खबर टीवी चैनल के लिए होनी चाहिए कि अच्छा अखबार में ये छपा है तो हमें इस पर ये करना चाहिए। जैसे अब आप मेरे पास आए कि टीवी में ये चली है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो चलें, हो गया, ये चलता रहेगा सिलसिला। उस खबर को आप उतना ही दे दें जितना हमारे रीडर की ज़रूरत है। बिल्कुल। लेकिन कल के लिए आपका एक्स्ट्रा काम ये होना चाहिए कि आप ऐसी खबर लेकर आएँ कि फिर चैनल आपके पीछे भागे और कभी आप चैनल के पीछे भागें। यानी आप उनको भी फॉलो करें उनकी स्टोरीज पर, जाहिर है वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल। लेकिन आपकी भी खबरें ऐसी होनी चाहिए कि चैनल भी आपको फॉलो करे। तो हमने उनकी बात को फिर गिरा से बांधा और अपनी मेहनत में इजाफा किया, और जितनी खबरें हम पहले रिपोर्टर्स मिल के लाया करते थे उसमें हमने मज़ीद इजाफा किया, मज़ीद एक्सक्लूसिव के लिए काम किया, और उसका नतीजा ये निकला कि फिर हमारी ख़बरों को न सिर्फ जियो बल्कि और भी जो चैनल्स मार्केट में आना शुरू हो गए थे फिर वो भी फॉलो करना शुरू हुए। अब जो आपने सवाल पूछा है कि डिजिटल मीडिया के दौर में अब अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें पीछे होता हुआ नज़र आ रहा है और आइंदा 10 साल बाद क्या होगा, तो देखिए ये सिलसिला तो मकसद चल रहा है, और दुनिया में जो और भी हमसे आगे ममालिक हैं और बहुत ज़्यादा आगे ममालिक हैं, और उसमें भी ये सारा एक फ़ेज़ आया है और फेज़ गुजरा है और गुजर रहा है। तो उससे ना घबराने की ज़रूरत है और ना परेशान होने की ज़रूरत है। जो मीडियम, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे डिजिटल हो, वो अच्छी मोतबर तरीके से ख़बर देगा, रीडर जो है वो उसकी तरफ खुद ब खुद जाएगा, या वीवर जो है वो खुद ब खुद, जो नाजरीन है वो टीवी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी टीवी हमारी ज़रूरत होता है और कभी कभी डिजिटल मीडिया हमारी ज़रूरत होता है कि हम उस पर चेक करते हैं, और कभी कभी प्रिंट मीडिया हमारी ज़रूरत होता है। अब जहाँ तक मकबूलियत की बात है तो ये बात ठीक है कि प्रिंट मीडिया की इशाअत कम हो रही है क्योंकि लोगों ने ख़रीदना छोड़ दिया और उनको इंटरनेट पे वो अखबार दस्तयाब है, ई पेपर की शक्ल में या ख़बरों की शक्ल में डिजिटल मीडिया पे मौजूद है। तो अखबार की ख़रीदारी तो कम हुई है, लेकिन अखबार को जो पढ़ने का जिन लोगों को शौक़ है वो भी ज़ाहिर है कुछ कम हुआ है कि आजकल के नौजवान जो अखबार कम पढ़ रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल से बहुत कम भी क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे शायद। लेकिन जो लोग हैं जो शौकीन हैं पढ़ने पढ़ाने के, मुताले के, वो देखें अभी भी कॉलम जो हैं वो पढ़े जा रहे हैं और एडिटोरियल्स पढ़े जाते हैं और डिस्कस भी होते हैं। तो वो जो एक ख़ास तबका है वो अभी भी अखबार को पढ़ रहा है, चाहे वो ख़रीद कर पढ़े, चाहे इंटरनेट पे पढ़े।
इसी तरह टीवी भी बाज़ औक़ात जो है, अगर हम घर पे हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ टीवी चल रहा है, तो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम टीवी को ऑन कर लें और टीवी पे देखें क्या आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट आपको हर जगह दस्तयाब नहीं है। तो जहाँ पे आपको इंटरनेट दस्तयाब है और इत्तेफाक से टीवी नहीं है वहाँ पे, तो आप अपने मोबाइल से काम चला लेते हैं। तो ये तो ऐसे गैजेट्स हैं जो अब आपको जिस जगह पे आप हैं उस जगह के लिहाज से आप इंफॉर्मेशन को हासिल कर लें। अगर आप इजी हैं, सफ़र में हैं, ना टीवी है ना इंटरनेट के सिग्नल हैं, तो लेकिन आपने अखबार ख़रीद लिया है स्टेशन से चलते हुए या बस में बैठते हुए, तो अब अखबार आपका वाहिद एक ज़रिया है जिसको आप पढ़ते हुए जा रहे हैं। फिर आपको रास्ते में इंटरनेट के सिग्नल मिल जाते हैं सफ़र के दौरान, तो आप मोबाइल पे चेक कर लेते हैं और आप अपडेट हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। जब आप किसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ टीवी चल रहा होता है, आप टीवी से अपडेट हो जाते हैं। बिल्कुल, ये आपके शौक़ के ऊपर है कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं और क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें टीवी पर अच्छी हैं, कुछ चीज़ें डिजिटल मीडिया पे अच्छी हैं, कुछ चीज़ें अखबार में अच्छी हैं। तो वो लोग अपने अपने पसंद के मुताबिक चीज़ें देखते रहें, पढ़ते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें। बेहतरीन। वैसे सर एक मासूमाना सा सवाल है सर, आबिद हुसैन, आपसे ये उम्मीद मासूमाना है। अच्छा चलिए कर लेते हैं पर। मासूमाना सवाल सर ये है कि सर आबिद हुसैन की कामयाबी का राज क्या है सहाफ़त के में? देखिए ये सनद तो आप मुझे दे रहे हैं, आपका शुक्रिया है कि आपने मुझे कामयाबी की सनद दी है। इंसान जो है वो कभी उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कामयाब हो गया, इसलिए कि ज़िंदगी भर सीखने का अमल जारी रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं नहीं समझता कि मैं कोई बहुत कामयाब सहाफ़ी हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा कामयाब लोग मेरे आसपास मौजूद हैं, और मैं ख़ुद अभी तक उनकी तक़लीद कर रहा हूँ कि काश मैं उन जैसा बन जाऊँ, काश मैं उन जैसा हो जाऊँ। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हैं, बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये तो आप मुझे ये फेवर दे रहे हैं, पता नहीं स्टूडेंट होने की हैसियत से, या आप मुझे कामयाब समझ रहे हैं, आपकी मेहरबानी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई कामयाब है भी तो उसे ख़ुद को कामयाब इसलिए नहीं समझना चाहिए कि वो शायद फिर उसका आखिरी दिन होगा, क्योंकि आखिरी दिन से मतलब सीखने का आखिरी दिन। तो सीखने का अमल चूँकि जारी रहता है, इसलिए जो अमल जारी है इसका मतलब ये कामयाबी भी उस दिन तक जारी है जब तक वो सीख रहा है। ऐसे ही है। तो अल्लाह करे कि हम उन लोगों में शामिल हों कि जब हम कुछ काबिल हो जाएं, कुछ सीख लें, कुछ लोगों को समझा सकें, बता सकें। तो आप अगर इसको इन मानों में देख रहे हैं कि एक तवील स्ट्रगल है, बिल्कुल, तवील जद्दोजहद है, और उसके बाद अल्लाह ने मकाम दिया कि मैं जंग अखबार में चीफ़ रिपोर्टर रहा, और फिर दुनिया अखबार में भी चीफ़ रिपोर्टर रहा, या और भी जो अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ दी हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। अगर आप उसको इस तनाजुर में देख रहे हैं कि मैं अच्छी ज़िम्मेदारी वाली जगहों पर रहा, तो उसकी वजह देखें एक ही है कि उसमें असातिज़ा की मेहनत भी है, माँ बाप की दुआएं भी होती हैं, बहन भाइयों की दुआएं होती हैं, और आपकी अपनी मेहनत होती है, शौक़ होता है आपका, और आप जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं वहाँ जो सहाफ़ी आपके साथ मौजूद हैं उनकी जो एक इंकरेजमेंट, हौसला अफजाई है, वो आपको कामयाब करती है। तो ये बड़ा कई तरफ़ा अमल है। यानी अगर कोई शख्स आगे बढ़ रहा है तो वो अकेला उसमें उसकी कोशिशें नहीं होती, बल्कि आसपास का माहौल, आसपास के लोग, उसके हमदर्द, उसके दोस्त, वो उसको जो है वो आगे बढ़ा रहे होते हैं उसकी हौसला अफजाई करके। इसीलिए जो कहा जाता है कि भाई वालिदैन के बाद जो है उस्ताद सबसे ज़्यादा मुखलिस होते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होते हैं। तो आप लोग आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है जो मुझे खुशी है कि हमारे लगाए हुए पौधे जो हैं वो माशाल्लाह आज पॉडकास्ट कर रहे हैं या अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो ये बहुत आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है, हमारे लिए खुशी की बात है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, और मेरे लिए भी बहुत एजाज़ की बात है कि आपसे मैंने 2 सेमेस्टर्स पढ़े और बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके अंदर वो जो एक होता है ना कि एक आजिज़ी, इनकिसारी, वो चीज़ झलकती है, और यही सबसे आपकी बड़ी कामयाबी का राज है। सर एक वक्त ऐसा भी आया अभी कुछ अरसा कबल कि बहुत सारे चैनल से सहाफ़ियों को निकाला भी जाने लगा, तो उस फेज़ से आप जो है वो आप जो जितने भी सहाफ़ी हैं वो कैसे गुज़रे, उस वक्त को किस जो है तरीके से आप लोगों ने डील किया? अच्छा देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, और आजकल के नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर इसमें बड़ी एक मैं अहम और काम की बात बताने लगा हूँ। बिल्कुल कि देखिए, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कि इस सारे जो मेरी 34 साल की सहाफ़ती एक वो है पीरियड है,
उसमें ऐसे फेज़ 2 मरतबा आए। अच्छा। मैं 4 इदारों में रहा, 4 बड़े इदारों में जंग में रहा, फिर मैं न्यूज़ 1 टीवी आया, उसकी लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बना, फिर मैं डॉन टीवी में गया और फिर नई बात से होता हुआ दुनिया अखबार में आया। तो जो 5 इदारों में मैं गया तो उसमें 2 इदारे ऐसे थे जहाँ से हमें जो है वो टर्मिनेट के उससे गुजरना पड़ा, एक दुख के लम्हे से। पहला जो मरहला है वो 2010 का है। 17 साल जंग में मैं रहा तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत अच्छा अरसा गुजरा। जंग ने मुझे बहुत इनकरेज किया और हमारी तवक्को से ज़्यादा हमें जो है उन्होंने आगे बढ़ने में हमारी मदद की। हमारी ग्रूमिंग सारी जंग अखबार में हुई और सीखने का अमल बहुत अच्छा और तेज़ी के साथ हुआ। फिर मैं चूँकि इलेक्ट्रॉनिक का शौक़ था, मीडिया का, और जियो में जगह नहीं बन पा रही थी उस वक्त जब मैं चाह रहा था, और जब मैंने रिज़ाइन किया तो उस वक्त तो बहुत कोशिश की गई कि मैं जियो में आ जाऊं, लेकिन उस वक्त तक मैं चूँकि न्यूज़ 1 टीवी में एग्रीमेंट साइन कर चुका था तो मैं अपनी बात को ख़राब नहीं करना चाहता था कि मेरा जो है मेरी बात मार्केट में ख़राब हो और मैं वो उन लोगों में शामिल हो जाऊँ कि जो पैसे बढ़ने की लालच में मुआहदा तोड़ देते हैं। तो मैंने उस कम पैसे को ही अपने आप को समझा कि मुनासिब है लेकिन कमिटमेंट ख़राब ना हो। तो मैंने न्यूज़ 1 पे अपनी जो है जॉब जारी रखी, लेकिन न्यूज़ 1 टीवी में जब 3 साल गुजरे और वहाँ पे तनख्वाहों का बहरान जानबूझकर पैदा किया गया, मैं इसको जानबूझकर ही कहूँगा, बिल्कुल ऐसे कि जो मालिकान होते हैं इनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन ये जानबूझ के बहरान को शो करते हैं। हकीकत है। तो उन्होंने कई महीने तक हमारी तनख्वाहें जो थी वो पेंडिंग करना शुरू की। तो कुछ वक्त तक तो मैं बर्दाश्त करता रहा, फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझसे वो लम्हा बर्दाश्त नहीं हुआ ये कि न्यूज़ 1 टीवी में हमारे एक दोस्त हमारे साथ थे, कुलीग हमारे, उनके वालिद का इंतकाल हुआ और हम उनके जनाजे में जो दोस्त अहबाब थे ज़ाहिर गए शिरकत के लिए ज़ोहर की नमाज़ में। तो वहाँ जब हम गए तो मुझे महसूस हुआ कि ज़ाहिर तनख्वाह 2 महीने से नहीं मिली थी, हमें भी नहीं मिली थी, उन्हें भी नहीं मिली थी। तो मैंने वैसे ही उनसे पूछा कि आपको, मैं उनका नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, बुरी सी बात है, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई तदफीन के इंतज़ामात में कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो बताएं प्लीज़, हम दोस्त आए हुए हैं, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करेंगे। तो उस पर वो ज़ाहिर है और रंजीदा हो गए और रो भी पड़े और कहने लगे कि नहीं बस किसी तरीके से हमने इंतज़ाम कर लिया है। तो जब ऐसा लगा कि जैसे एक हमारा जो है वो दिल फट जाएगा कि एक बेटा जो है वो बाप के जनाजे का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा है और कुछ लोगों ने या उसके भाई ने या किसी और ने भी बहरहाल उसको इंतज़ाम को कर दिया, जो उन्होंने हमें ज़ाहिर है गोलमोल सा जवाब दिया कि बस इंतज़ाम हो गया है, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये नहीं कर सकें, किसी और ने किया है। ज़ाहिर है ये एक बड़ी तकलीफ़ की बात थी। तो बस वो जनाजे से जब मैं वापस आया हूँ तो मैं सीधा फिर अपने न्यूज़ रूम में नहीं गया न्यूज़ 1 टीवी के, मैं डायरेक्ट जो उनके जो मालिकान में से उनकी ताहिर ख़ान की अहलिया मिसेस सीमा ताहिर, मैं उनके कमरे में चला गया और जाकर मैंने अपना गुस्सा जो था वो निकाला कि हालत ये हो गई कि आप लोग तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं और अगर हमारी फैमिली में किसी का इंतकाल हो जाए तो अभी मैं एक इंतकाल से आ रहा हूँ और वो बेटा अपने बाप के जनाजे का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा है तदफीन का, तो ये क्या निज़ाम आपने बनाया हुआ, आपको तनख्वाहें देनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो उस पर वो उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया है कि आप इस तरह मेरे कमरे में आ गए और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और थोड़ा सा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उनको कायल कर लिया तो खैर उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे तो ये यकीन दिलाया कि नहीं अब हो जाएगा, इंतज़ाम हम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जाएँ आप काम संभालें। तो मैं आ गया न्यूज़ रूम में, मैंने काम शुरू कर दिया। तो जो उन्होंने वो 2 दिन की मोहलत मांगी थी उस 2 दिन में भी उन्होंने वो तनख्वाह का वादा पूरा नहीं किया। ज़ाहिर है मुझे फिर गुस्सा आया, तो फिर मैं, हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हुआ करते थे राना मुबशिर साहब, मैं उनके कमरे में चला गया एक दिन, लेकिन हमने काम में कोई हरज नहीं आने दिया, काम हम उसी तरह एक प्रोफेशनल अंदाज में करते थे। और मैंने जाकर राना मुबशिर साहब से कहा कि हमें तनख्वाहें कब मिलेंगी और ये क्यों नहीं मिल रही और मैं अब मज़ीद अपनी टीम से काम नहीं ले सकता, इसलिए कि मुझे भी अल्लाह को जवाब देना है कि अगर मेरे अंडर में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और उनके घरों में फाकों की नौबत है तो मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अगर मैं इनके ऊपर मुझे बिठाया गया है तो या तो इनको तनख्वाह दें या फिर आप एक दफ़ा बता दें, फारिग कर दें ताकि लोग अपना अपना इंतज़ाम करें। अपने आसरे में भी रखा हुआ है, काम भी पूरा ले रहे हैं और तनख्वाह नहीं दे रहे। बिल्कुल। तो उन्होंने भी तसल्ली दी कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मुझे कहा कि जाएँ आप काम करें और आजकल में ये मसला हल हो जाएगा। मैंने फिर उनको मोहलत दे दी। अच्छा, ये मोहलत हम उनको गुज़िश्ता 6 महीने से इंतज़ामिया को देते आ रहे थे, तो अब ये सिलसिला दराज होता जा रहा था और पीरियड बढ़ता जा रहा था, 15 दिन लेट, 1 महीना लेट, 2 महीने लेट। तो फिर ये हुआ कि मुझे अगले दिन मेरा वीकली ऑफ था, तो मैं ज़ाहिर नहीं गया, मैं फैमिली को लेके और कहीं जा रहा था, हम फैमिली डे ज़ाहिर वीकली ऑफ पे मैं बच्चों को लेकर निकलता था घुमाने फिराने।
तो मैं अभी शारा फैसल पे था, तो मुझे न्यूज़ 1 टीवी से HR के साहब की कॉल आई। तो HR का नंबर देखकर मैं समझ गया कि आबिद साहब, कल जो आपने तनख्वाहों के हुकूक के लिए बात की है, तो आज आपका तनख्वाह ही नहीं बल्कि कुछ और भी होने वाला है। खैर, मैं उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा जी फरमाइए, लेटर तैयार है क्या? कहेंगे जी सर, हमें शर्मिंदगी है, आपको हमें लेटर देना पड़ रहा है और दिल तो नहीं चाह रहा वगैरह वगैरह, तो आप जो है वो बता दें कि लेटर आज आपकी छुट्टी है। मैंने कहा देखो, मैं आज तो लेटर लेने नहीं आ सकता, मेरी छुट्टी है, कल मैं आऊँगा और कल इंशाल्लाह ले लूँगा लेटर, कोई ऐसी बात नहीं है और आप परेशान ना हो, ये तो सिलसिला चलता रहता है। तो अल्लाह ताला ने देना है, रज़ाक उसकी ज़ात है, तो मुझे इनसे कोई वो नहीं है, आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप तो खुद मैनेजमेंट उसका हिस्सा है, ज़ाहिर है मुलाजमीन में से हैं। तो अगले दिन मैं गया, मैंने खुश दिली के साथ वो लेटर लिया और लेटर लेके मैं अभी घर ही आया था, तो मुझे डॉन टीवी से जो है वो हमारे दोस्त हैं रिफत सईद साहब, सीनियर साहब हैं वो भी, उनको जब पता चला तो उन्होंने फ़ौरन कॉल करके कहा कि आपको सुना है फायर कर दिया। मैंने कहा जी। कहेंगे अच्छा, आप कल से डॉन टीवी आ जाएँ। तो मुझे अगले दिन ये डॉन टीवी में जॉब मिल गई। गो के डॉन टीवी ने मेरे साथ ज़्यादती ये की कि जो भी मेरा पैकेज था न्यूज़ 1 में, उसका 50% पे मुझे रखा, यानी आधी तनख्वाह मेरी काट ली। कहते नज़र इसके कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था और मेरी पोजीशन क्या थी। बहरहाल मैंने उसको भी खुश दिली से कबूल किया कि कुछ ना होने से बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉन टीवी मैंने 2 साल काम किया, तो डॉन टीवी में 2 साल बाद मेरे जो सीनियर्स थे उनको कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। उन्होंने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि आप कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो आप या तो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाना छोड़ दें या डॉन छोड़ दें। अच्छा। तो मैंने कहा मैं डॉन छोड़ सकता हूँ, पढ़ाना नहीं छोड़ सकता, वो मेरा शौक़ है। गो के मेरी यहाँ कोई परमानेंट सैलरी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ाने को प्रेफर किया और उनको मैंने रिज़ाइन दे दिया। जब मैंने रिज़ाइन किया तो वो फिर परेशान में कहेंगे नहीं अच्छा रुक जाएं, हम अपना लेटर वापस ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो एक ही दफ़ा फ़ैसला करता हूँ और ये मैंने फ़ैसला कर लिया। तो मैंने उनको भी खैराबाद कहा और डॉन टीवी से वापस आया, तो उसी वक्त शाम में मैं प्रेस क्लब में बैठा, तो हमारे दोस्त हैं, एडिटर हैं नई बात के, अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ा दे, मकसूद यूसुफ़ी साहब हमारे सीनियर भी हैं। तो उनका फ़ोन आ गया, कहेंगे अरे भाई मुझे पता चला है कि आपने डॉन छोड़ दिया। मैंने कहा जी। कह रहे अच्छा मेरे यहाँ नई बात में आ जाओ। तो उन्होंने नई बात अखबार में बुला लिया। नई बात में मैंने काम शुरू कर दिया। 3 महीने अभी नई बात में हुए थे कि दुनिया अखबार जो है ग्रुप शुरू हुआ, तो उन्होंने ऑफ़र कर दी कि जी यहाँ पर आ जाएं, हमारे साथ काम करें। अहमद हसन साहब हमारे एडिटर जंग के जो थे वो यहाँ आ गए थे, और इमरान अहमद साहब, इनका मैं मशकूर हूँ, जो सीनियर इस वक्त बोल्ड टीवी में डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं, तो वो वहाँ पे हायरिंग टीम में थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप यहाँ दुनिया अखबार को ज्वाइन कर लें, हमें जो है वो सिटी एडिटर और चीफ रिपोर्टर सिटी एडिटर की ज़रूरत है। तो मैंने वहाँ जाके बातचीत कर ली, और चूँकि पैकेज बेहतर था पिछले डॉन की और नई बात की निस्बत, तो ज़ाहिर है फिर मुझे बेहतर पैकेज की तरफ जाना था। तो मैंने फिर इस तरह दुनिया अखबार ज्वाइन कर लिया। तो 12 साल में दुनिया अखबार में सर झुका के सारा काम करता रहा। दुनिया अखबार ने 12 साल बाद अचानक जो है वो पूरी टीम फारिग कर दी, एडिटर से लेके टॉप टू बॉटम सब लोगों को बिला जवाज़। और कोरोना में अलग हमारी तनख्वाहें उन्होंने काटी, और वो भी बहाल नहीं की कोरोना ख़त्म होने के बाद। खैर जब उन्होंने टर्मिनेट किया, तो जो आपका सवाल था कि ये जो लम्हा होता है ये कैसे गुजारा और नए लोगों को, तो देखिए उसमें फिर ये था कि जब उन्होंने टर्मिनेट किया तो हमें दुख तो ज़ाहिर बहुत हुआ, और सिर्फ इसलिए नहीं दुख हुआ कि मुझे निकाला, बल्कि मेरे साथ जो और बहुत सारे लोग थे, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका मुझे पता था कि ये ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग किराए के मकान में रह रहे होते हैं, और बाज़ लोग जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता, तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ दोनों प्रॉब्लम नहीं थी। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ, और मेरा अपना जो है वो किराए का मसला नहीं है, अपने वालिद का घर है, हम उसमें रहते हैं सब लोग। तो ये 2 परेशानियाँ मुझे नहीं थी, तो मुझे एज सच उस टर्मिनेशन से कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं लगा। लेकिन जो लोग किराए पे हैं मेरे दोस्त, उनको ज़्यादा मुश्किल हुई कि उनके लिए ज़ाहिर तनख्वाह का सिलसिला रुक गया। खैर हमने भी वो लेटर लेके और फिर उसके बाद अपना अपना रास्ता लिया, और 4 महीने हम फिर फारिग रहे। और इस दौरान में मैंने कुछ IT रिलेटेड कोर्सेज जो थे वो शुरू कर दिए, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स कर लिए, ई-कॉमर्स के कोर्स कर लिए मैंने। और इसीलिए अब सोशल मीडिया का दौर है, जो आपने शुरू में कहा, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया, तो मैंने ये कोर्सेज़ कर लिए। उसका मुझे फिर फ़ायदा ये हुआ कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट को सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में एक स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत थी, और ख़बरों के लिए भी ज़रूरत थी, पब्लिक रिलेशंस के लिए।
तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की, तो वो मैंने फिर ऑफ़र कबूल कर ली। तो इस वक्त मैं जो है सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट में उनके यहाँ एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और सोशल मीडिया स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो माशाअल्लाह। मेरी नौजवानों को यही तलकीन है कि वो कोई एक हुनर ना सीखें, बल्कि अपने आप को मल्टीटास्किंग बनाएं और कई चीज़ों को सीख कर रखें। किसी भी वक्त किसी भी स्किल की ज़रूरत पड़ जाए तो उन्हें पहले से आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। आखिर में शफात टाइम्स के देखने वाले नाज़रीन को और वो नौजवान सहाफ़ी जो इस वक्त सहाफ़त के शोबे में कदम रख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेहनत, सख्त मेहनत और मेहनत, इसके सिवा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर बहुत सारे लोग जो आजकल शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, देखिए शॉर्टकट में पायदारी नहीं होती। आप मेहनत करें अपने मज़मून के ऊपर। आपने जिस चीज़ को पढ़ा है, जिस काम को आपने सीखा है, उसमें महारत हासिल करें। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि कोई एक काम सीखने का अब दौर नहीं है, बिल्कुल 3-4 काम सीखकर 3-4 स्किल्स रखें अपने पास। और कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स बहुत सारी हैं आजकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। बिल्कुल ऐसे। सब नौजवानों को चाहिए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आ जाएं, अगर अभी तक नहीं आए। फ्री कोर्सेज़ भी हो रहे हैं, बहुत सारे इदारे करा रहे हैं। गवर्नर सिंध कराते हैं और सैलानी में इसका बहुत अच्छा इंतज़ाम है IT कोर्सेज़ का, वहाँ दाखिला लें और ये कोर्सेज़ करने के बाद आप अपने आप को पैरों पर खड़ा करें। फ्रीलांसिंग का दौर है और आप अगर फ्रीलांसिंग में उबूर हासिल कर लेते हैं तो आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान में बैठ के इंशाल्लाह डॉलर्स में कमा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आज की गुफ्तगू से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी मोटिवेशन भी मिली होगी। अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो से मुझे दीजिए इजाज़त। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। ज़िंदगी ने वफ़ा की, सांसों में रवानी रही, तो इंशाअल्लाह किसी नए मेहमान के साथ एक बार फिर मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।